नमस्कार दोस्तों। अभिव्यक्ति चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये चैनल साहित्य पर आधारित है और साहित्य है एक महासागर जैसा, जिसमें न जाने कितने मोती हैं जो हमारे बड़े बड़े लेखक कवि इसके अंदर गोते लगा के ढूंढ के लाते हैं और सुंदर सी माला पिरोकर एक रचना के रूप में हमारे सामने रखते हैं। सचमुच वे धन्य हैं। और जब हम साहित्य की बात करते हैं तो मानवीय मूल्यों और भावों की बात पहले आती है, क्योंकि पूरा का पूरा साहित्य मुझे ऐसा लगता है कि मानवीय मानवीय मूल्यों पर आधारित है। और इन मानवीय मूल्यों में जो सबसे अहम मूल्य है, हर रिश्ते हर नाते में, हर समाज के बंधन में, वो है प्रेम। न जाने कितने रूप हैं इसके प्रेम के। मित्र के साथ अलग, सखी के साथ अलग, पिया के साथ अलग, प्रेमी के साथ अलग, माता पिता भाई बहन के साथ अलग। प्रेम के न जाने कितने रूप हैं। और साहित्य की इन गहराइयों को जो हमारे सामने रखते हैं, बताते हैं और बड़े ही सहज, सरल और रुचिकर ढंग से बताते हैं, उन्हें जो जिनसे आप सभी परिचित भी हैं। और अभी वो मुस्कुराते हुए हमारे सामने अपने चिरपरिचित मुस्कान के साथ आएंगे। वो हैं काशी के बहुतत्ववेत्ता डॉक्टर गौतम चटर्जी। तो डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका इस अंक में स्वागत है। आपका भी अभिनंदन, स्वागत, साधुवाद। मैं कृतज्ञ हूँ इस अंक में आने के लिए। धन्यवाद। गौतम जी, अब हमेशा ही साहित्य के, हमने अगर किसी भी पक्ष को आपके सामने रखा तो आपने उसको बड़ी ही गहराई से और बड़े ही विस्तार से बताया, और इतने रोचक ढंग से बताया कि लगा कि आज तक तो इसको हमने पढ़ा ही नहीं था या इस ओर देखा ही नहीं था। तो खैर, अगर हम इस अंक में बात करते हैं प्रेम की, तो वो तो अपने आप ही में बड़ा ही सुंदर सा विषय है। चाहे वो भाई बहन का हो, मित्र का हो, सखी का हो, कोई भी प्रेम हो। तो हम ये जानना चाहते हैं कि प्रेम का कौन सा ऐसा स्वरूप साहित्य में सबसे ज्यादा पाया गया और उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पाठकों पे पड़ा या समाज पे पड़ा। अब पूरा साहित्य तो मैंने पढ़ा नहीं है, इतना कुछ लिखा गया है। हर कोई अपने अनुसार ही थोड़ा बहुत पढ़ता है, लेकिन पूरे विश्व साहित्य को देखें और विश्व साहित्य की ओर से इस विषय को देखें तो सभी लोग इसको स्वीकार करेंगे कि सर्वाधिक कहानियां, नाटक, उपन्यास स्त्री पुरुष संबंधों में जो प्रेम है, यानी कि प्रणय को लेकर के, प्रेयसी और प्रियतम को लेकर कोई लिखा गया, चाहे वो कालिदास हो, चाहे वो शेक्सपियर हो, सब जगह एक ही चीज। तो ये तो मुख्य रूप से एक बहुत ही जनरल बातें हैं। अब तो ये ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस बन गया है। अब ये है कि प्रेम को हर लेखक ने अपनी अपनी तरह से डिफाइन किया है। तो हमारे यहाँ रामायण महाभारत में प्रेम को देखा गया है, कालिदास और संस्कृत साहित्य में अलग ढंग से देखा गया है। सबके लिए प्रेम अलग अलग है। और भारत के बाहर इस चीज को भी देखा गया है कि पुरुष की ओर से प्रेम क्या है और महिलाओं की ओर से प्रेम क्या है। जब स्त्री पुरुष संबंध और उसमें प्रेम की बात होती है, तो ये भी देखा गया है कि दोनों का प्रेम अलग अलग है। ऐसा भी नहीं कर सकते कि प्रेम के प्रति दोनों का दृष्टिकोण अलग है, बल्कि ऐसा लोगों ने बताने की कोशिश की है कि दोनों अपने अपने ढंग से प्रेम को जीते भी हैं। सिर्फ दृष्टिकोण की बात नहीं है। प्रेम स्त्रियां अपने ढंग से जीती हैं और पुरुष अपने ढंग से जीते हैं, जिसके कारण से कुछ अप्रिय अनुभवों के आधार पर अप्रिय शब्द भी दार्शनिकों ने लिखा है। भारत में भी, भारत के भी बाहर, जैसे कि हमारे यहाँ भर्तृहरि हुए, वो बताते थे कि स्त्रियों का प्रेम कुछ ऐसा होता है कि वो जैसे कौवा है, उसका पंख काट दिया जाए, एक स्त्री उस कौवे के ऊपर उड़ाने के लिए छोड़ती है कौवे को, और कौवे के पास पंख नहीं रहा तो गिरता है, तो उसको बहुत मजा आता है।
ये श्रृंगार शतक में भर्तृहरि कहते हैं। और शोपेनार एक दूसरे दार्शनिक हुए भारत के बाद। तो शोपेनार इसको अलग ढंग से देखते हैं, स्त्री पुरुष और स्त्री के प्रेम को। वो कहते हैं कि जैसे मुर्गी है, मुर्गी के पास पंख है, तो जिसके पास भी पंख होगा वो पक्षी होगा, है ना? तभी तो लेकिन जैसे मुर्गी के पास पंख है फिर भी वो चिड़िया नहीं है, वैसे ही हाथ पांव, हाव भाव, चेहरा मोहरा सबसे स्त्रियां लगती तो ह्यूमन बीइंग है लेकिन है नहीं। तो इतने कटु अनुभव इन्हें हुए होंगे। तो भर्तृहरि की बात करें या शोपेनार की, तो उन लोगों ने ऐसा किया, इन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन पे आधार पर किया। तो ऋषि भर्तृहरि जिन्होंने शतक त्रयी लिखा, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, वो पहले राजा थे। हमारे यहाँ काशी के पास चुनार है, और चुनार पहले काशी के अंतर्गत ही था, काशी महाजनपद के अंतर्गत। वहां पर राजा हुए और वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। ये उनका निजी अनुभव मैं साझा करता हूँ। तो उनका जो उनके उसमें एक गांव में एक ब्राह्मण था, बहुत गरीब था। उसकी पत्नी उसे रोज कोसती रहती थी, घर में अनाज नहीं है, ये नहीं है। वो ब्राह्मण था, वो हमेशा शास्त्र अध्ययन करता था, वो तपस्या करता था, उसका स्वभाव भी था। तो एक दिन वो कभी किसी से चाहा था कि वो जाने की जीवन क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है। तो इस बार देवता ने प्रकट करके उसको अमर फल दिया। अमर फल देके बोला था कि तुम इस संसार में सबसे ज्यादा प्यार जिसे करते हो वो फल उसे दे देना। तो अपनी पत्नी से सबसे ज्यादा प्यार करता था, आके अमर फल दिया। पत्नी ने बेलन उठा लिया कि एक तो भूखों मर रहे हैं, फिर अमर रहे कि जीवन भर भूखों मरे, मतलब ऐसे तो एक समय है सब मर जाएंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा, तो ठीक है। सब अमर रहे मैंने हमेशा जीवित पे रहे और भूखों मरे, तुम इस अमर फल को राजा को दो और उसके बदले कुछ मुद्राएं ले आओ, स्वर्ण मुद्राएं, इससे कुछ हमारे यहाँ राशन अनाज आए, लोग खाना वाना खाए। तो ब्राह्मण ले जाके उसको राजा को दिया। तो राजा ने समझ लिया कि ब्राह्मण बहुत मूर्ख है, लोग अमर होना चाहते हैं, अमर फल मुझे दे रहा है। तो उसे कुछ स्वर्ण मुद्रा देके ब्राह्मण को विदा किया। अब राजा अपनी रानी को बहुत प्रेम करता था, तो उस दिन रोज रात को जाते हैं, आज दोपहर में अंतपुर में ये खबर पहुंची कि राजा मिलने आ रहे हैं। तो राजा गए और रानी से बोला कि ये अमर फल मैं तुमको देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम इसको खा। तो रानी ने कहा कि मुझे पता था कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये इतना प्यार करते हैं कि आप खुद ना खा के मुझे अमर करना चाह रहे हैं, ये मुझे पता नहीं था। मेरी श्रद्धा, मेरा प्यार ये और बढ़ गया आपके प्रति। आप निश्चिंत हो जाइए, मैं नहा के पूजा करके फल खाऊंगा। तो राजा साहब गए, तो वो रानी नहाई और पूजा की और फल को लेकर के अपने रथ में बैठ के, बग्घी में बैठ के वो नगर कोतवाल के घर पहुंच गई और उसको बोले कि ये अमर फल तुम खा लो। तो नगर कोतवाल ने भी यही बोला कि मुझे तो पता था कि आप मुझसे प्रेम करती हैं, लेकिन इतना प्रेम करती है नहीं जा रही कि आप खुद न खा के मुझे अमर करना चाह रहे हैं। तो आप निश्चिंत हो जाइए, मैं नहा के पूजा करूंगा। वो चलिए, तो नगर कोतवाल उस अमर फल को लेके सज धज के नगर वधु के पास पहुंच गया। फिर यही किस्सा हुआ, नगर वधु इस फल को लेकर के सीधे राजा के पास पहुंच गई और राजा से प्रेम करती थी। तो राजा को पूरी कहानी समझ में आ गई, और ये भी कि उसका भाई ने जो कहा था कि भाभी का संबंध जो है नगर कोतवाल से, वो सिद्ध हो गया। उसके कारण ने राज्य से उसको निकाल दिया था भाई को। तो राजा ने सब छोड़ के, पहले अपने भाई को ढूंढवाया, उसको राजा बनाया, पूरा राज्य छोड़ के जंगल में जाके तपस्या करने लगे, राजा भर्तृहरि, ऋषि भर्तृहरि। और जो पहला ग्रंथ उन्होंने लिखा वो था शतक त्रय, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। जो श्रृंगार शतक का पहला है, पहली जो लाइन है, उसको पहले ही उन्होंने धिक्कार दिया है। धिक्कार अपने आप को, धिक्कार कामदेव को, धिक्कार पत्नी को, नगर कोतवाल को, नगर वधु को, सबको उन्होंने धिक्कारा है। ये है धिक्तांच करके पूरा लाइन संस्कृत में।
ये हमारे इंडियन फिलोसोफर का परसेप्शन है स्त्री प्रेम को लेकर, इसलिए वो वैसे देते हैं। और शोपेनहावर का मैंने कहा था, उनकी एक सौतेली माँ थी, वो संपत्ति को लेकर हमेशा झगड़ा होता था। साल में एक बार वो लोग मिलते थे, दीवार के इधर और इधर बैठ गए। फिर बाद में संपत्ति भी कहते, उन्होंने लिखा भी है कि अ, आपका पैसे वाला साइड ठीक ठाक रहे, फिर आप जो मर्जी करिए, कविता करिए, दर्शन करिए, जो मर्जी करिए, पैसे वाला साइड ठीक ठाक है। तो वो भी अपनी माँ से, सौतेली माँ से इतना ज्यादा प्रताड़ित थे, तो उन्होंने भी लिखा कि स्त्रियां जैसे मुर्गी पंख होती हुई चिड़िया नहीं, वैसी स्त्रियां भी ह्यूमन फॉर्म पाके भी ह्यूमन बीइंग होती है। ये इतने जली कटी अपनी चीजें हमको दो देशों के दार्शनिकों से मिलती है। आप साहित्य की दुनिया में जब प्रवेश करते हैं तो उसमें एक तरफ तो हमें दिखता है कि दोस्तोवस्की की कहानी है, जिसमें कि ड्रीम के बारे में वो एक आदमी आत्महत्या करने का निर्णय ले लेता है, आज आत्महत्या करेंगे, उसको एक छोटी सी बच्ची मिल जाती है और उससे एक सवाल वो पूछती है। अब वो उसका उत्तर ढूंढने के लिए ठहर जाता है और सो जाता है। ड्रीम में उसको कई तरह के लाइट्स दिखते हैं और उसको लगता है कि वो अपने लाइफ का मिसयूज कर रहा था। लाइफ इतनी खूबसूरत है और उस लड़की का उत्तर देने के लिए जी जाता है। जो ड्रीम में जो देखता है वो पूरी कहानी, वो एक कहानी दोस्तोवस्की प्रेम को लेकर। दोस्तोवस्की की एक और कहानी है व्हाइट नाइट्स। व्हाइट नाइट्स पर फिल्म भी बनी है, विस्कॉन्ती ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है और इस फिल्म को देखिए, देखी जानी चाहिए। ये व्हाइट नाइट्स पर कई लोगों ने फिल्म बनाई है, ये तारकोस्की बनाना चाहते थे कि नहीं बनाए, लेकिन विस्कॉन्ती की जो फिल्म है, इटालियन फिल्म मेकर, वो सबको देखनी चाहिए। तो इसमें जो मेरे एक नायक हैं मास्टियोनी, उन्होंने अभिनय किया और शुरू का 10 मिनट बहुत इंटरेस्टिंग है। और इस पर ब्रेसो ने एक फिल्म बनाने की कोशिश की थी, बनाई भी थी, फोर नाइट्स ऑफ ए ड्रीमर। तो इसमें भी स्त्री पुरुष प्रेम को समझ सकते हैं। फिर बहुत सारे लोगों ने पुरुष के प्रेम को बताने की कोशिश की और स्त्री के प्रेम को बताने की कोशिश की है अपने एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन के आधार पर। जैसे कि अल्बर्ट कामू का एक नॉवेल है ला एट्रेंजे, माने द स्ट्रेंजर, अजनबी, आउटसाइडर। तो इसमें वो अकेला एक आदमी है, वो अपना कमरे में रहता है, बाहर रहता है, घूमता है, बीचेस में जाता है, सी बीच पे किसी स्त्री से भी मुलाकात होती है। लेकिन जैसे जब भी कोई स्त्री बोलती है आई लव यू, वो पीछे हट जाता है। तो उसे पता है कि ये पुरुष का प्रेम होता है, वो बदलना नहीं चाहता। ऐसा अल्बेर का होता है। दूसरी तरफ बूढ़ी के मित्र थे जापल सार्ट्रे ने एक नॉवेल लिखा है नौशिया, वॉमिटिंग की जो हम लोग की टेंडेंसी होती है। जो कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत कुछ हम लोग के भीतर कटुता, अप्रियता, अवसाद तब भर जाता है कि उसको भी हम लोग बाहर, उसका भी रेचन करना चाहते हैं, बाहर निकल जाए तो हम ठीक ठाक हो। तो इसी का लिए नौशिया उन्होंने फ्रेंच में नॉवेल लिखा था। उसमें स्त्री पुरुष के प्रेम बड़ी केंद्रित है, लेकिन जैसा कि आमतौर पर होता है वो अलग सेपरेट होते हैं लास्ट सीन में। और वो जब किसको माना जाता है कि जाफर सत्र की प्रियतमा थी, एक और दार्शनिक सिमोन de Beauvoir, जिन्होंने दी सेकंड सेक्स किताब लिखा है, पढ़ी जानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सिमोन जब उसको छोड़ने आती है, ट्रेन से वो चला जाएगा नायक, उसका प्रियतम, तो उस वक्त सेपरेशन का कारण वो नायक बताता है कि बिकॉज यू नेवर लव। तो ये बताती महिला, हम लोग जब प्रेम की स्थिति में एक बार थे, मैं जमीन पर थी, आप मेरे ऊपर थे और हम लोग दोनों लोग ग्रुप को प्रेम कर रहे थे। तो जमीन पर लाल बड़ी बड़ी चींटियां थी और मेरे पूरे बदन को काट रही थी, लेकिन मेरे अंदर प्रेम की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि उस दर्द से भी वो ज्यादा इंटेंसिफाइड। तो जैसे पाठकों को लगता है कि स्त्री का प्रेम ऐसा होता है, इतना इंटेंस होता है कि वो उस दर्द से भी ज्यादा उनको इंटेंस लगा लगता है वो प्रेम। शायद इसीलिए वो बच्चे के जन्म के समय भी बड़े से बड़े दर्द को सह लेते हैं। लेकिन प्रेम, स्त्री का प्रेम ऐसा होता है, वो एक तरह से पकड़ना इस तरीके से कि वो छोड़ना नहीं। और पुरुष का प्रेम होता है कि वो सामने वाला आई लव यू बोलती वो डर जाता है और वो अलग होना चाहता है। ऐसा विश्व साहित्य में पाया जाता है। हालांकि बहुत सी कहानियां हैं
बहुत तरह तरह से इस चीज को बताया गया है, लेकिन मैंने ये नटशेल वर्ल्ड क्लासिक्स है उसमें से मैंने कुछ उदाहरण देके आपसे कहा। अब आपने बहुत सारे उदाहरण दिए, भरथरी का भी दिया, शोपेनार का भी दिया है। जब आप ये उदाहरण दे रहे थे तो जो लोग ये बोलते हैं कि स्त्री फॉर्म में होते हुए भी वो स्त्री नहीं है, या स्त्री का प्रेम इस तरीके का है, तो हमें एक बार अपने रामायण महाभारत इन सबको अगर हम देखें तो चाहे सीता जी हो चाहे उर्मिला हो, कोई भी हो, उनका प्रेम कितना गहरा था। इसमें जो कहते इस पर हैं लोग कि प्रश्न कर सकते हैं, इस पर लोग प्रश्न कर सकते हैं कि इतना गहरा था कि अंत तक राम और सीता साथ नहीं रहे और उनकी तरफ से टॉर्चर हुआ, उनको घर से निकाल दिया, लास्ट में जब वो अयोध्या लौट आए हम्म, बुद्ध पत्नी से अलग थे। और जहां तक उसकी बात है, अर्जुन और द्रौपदी साथ नहीं रहे, अर्जुन ने शादियां और की, कृष्ण सहायक बने। और एक नाटक है नाथपति अनाथवती, सावरी मित्र ने किया था, उसमें लास्ट में वो द्रौपदी कहती है कि मैं जीवन भर अर्जुन की ओर देखती रही, अर्जुन कभी मेरी ओर नहीं देखे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और पुरुष था जो मुझे जीवन भर देखता रहा जिसको मैंने नहीं देखा, ऐसा भी तो हो सकता है। उनका ध्यान जाता है कि हाँ भीम, तब उसको याद आता है द्रौपदी को कि जब जब मेरे ऊपर कोई संकट आया भीम नहीं मेरी मदद की। तब वो बोलती है कि हे ईश्वर, अगले जन्म में भीम मेरे पति। इस तरह से उन्होंने एक इंटरप्रिटेशन किया। तो ये तो पति तो इस आपने जन्म में भी थे वो। रामायण तो उसका भी उदाहरण दिया। नहीं, द्रौपदी के पति तो भीम भी थे, मतलब पांडव को देखा जाए लेकिन तो। वो नाथवती होके भी, नाथ है, नाथवती होके भी उनका जीवन तो अनाथवत हुआ ना, पांच पांच पत्नी, लेकिन वो पति पत्नी का जो संबंध हमेशा साथ नहीं रह सके। राम सीता के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो आप रामायण महाभारत में जैसे एग्जाम्पल दिया, मैंने तुरंत एक उसका दृष्टांत। नहीं, वो एग्जाम्पल आपने जो उसका उत्तर दिया, पर जब प्रेम की गहराई या समर्पण की बात होती है तो हम राम सीता या उर्मिला और लक्ष्मण की बात करते हैं। उर्मिला का प्रेम देखा जाए तो रामायण में भी ऐसा कहा गया है कि सीता तो फिर भी 14 वर्षों तक राम के साथ रही। 14 वर्षों हालांकि तक नहीं। लक्ष्मण के साथ वो वन में नहीं गई थी वो बेटा। हाँ, तो वो उनका प्रेम, उनका सेक्रीफाइस ज्यादा बड़ा हुआ। सीता ने तो ये सोचा। इसका सीता राम के सीता को भी नहीं जा सकती, कोई जरूरत नहीं था, नहीं कहा गया था कि सीता भी जाए। राम को खड़ी कहा गया था कि वो जाए 14 वर्ष का वनवास। लक्ष्मण स्वेच्छा से गए थे, सीता स्वेच्छा से साथ के तौर पर गई थी पत्नी। उर्मिला लक्ष्मण के साथ नहीं गई, सेपरेटली रही, वो महल में रही और वहां थे। लेकिन मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि उर्मिला के नाम को अगर देखें, पूर्ण माने हृदय मिला, जिसका हृदय मिला हुआ है उसके लिए फिजिकली साधन नहीं किया जरूरत। ये मेरा इंटरप्रिटेशन। नहीं, वो इंटरप्रिटेशन आपका सही है कि हृदय मिला हुआ है, लेकिन जब हम प्रेम में जब बात करते हैं, एक फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकली साथ रहना तो सभी चाहते हैं। तो वहां पे राम सीता भले ही वनवास में रहे, लेकिन वो साथ तो रहे, एक दूसरे को देखते तो रहे। और यहाँ तो सीता जी वो उर्मिला जी के लिए तो ये हुआ कि वो लक्ष्मण को देख ही नहीं सकी, उन्होंने 14 वर्षों बाद ही देखा। तो जहाँ पे सेक्रीफाइस प्रेम में कहते हैं कि पाना ही सब कुछ नहीं होता है, सेक्रीफाइस की जो बात हम सेक्रीफाइस, कर, तो उर्मिला का प्रेम सेक्रीफाइस ज्यादा ऊंचा हुआ। कहा गया तो हमने एक तथ्य जोड़ा ना कि प्रेम में सेक्रीफाइस भी है। हम्म, सेक्रीफाइस इतना है कि विवाह होने के बाद से गांधारी अंत तक धृतराष्ट्र को नहीं देखती, जबकि पास में ही। नहीं सही, ये बात भी सही है, ये एग्जाम्पल भी सही है कि गांधारी ने भी, हाँ, आंखें होते हुए भी जो है उसका तो आप ना प्रेम में देखना। जब जब एक तथ्य जोड़ेंगे कि प्रेम का मतलब विश्वास, प्रेम में समर्पण भी होता है, प्रेम में पॉजिटिवनेस भी होता है, प्रेम में आसक्ति नहीं होती है, आप एट्रीब्यूट जोड़ते जोड़ते तब प्रेम का एक मुकम्मल रूप तैयार होगा ना। विशुद्ध रूप से प्रेम पर तो साहित्य में कैसे सोचा गया इसका हम लोग बात करें। रामायण महाभारत भी सबसे अच्छा साहित्य है, लेकिन रामायण के बारे में भी है। जब मेल फीमेल क्रॉस पक्षी वो वध हुआ, तो वाल्मीकि ने शाप दिया, और इस बात को बताने के लिए कि स्त्री पुरुष जब भी प्रेम करेंगे कभी साथ नहीं रह पाएंगे, उन्होंने रामायण लिखी। और पहला श्लोक ही इसी पर लिखा, क्रॉस पक्षी को लेकर, जिसकी तरफ ध्यान दिलाया भवभूति ने उत्तर रामचरितम में कि इस चीज के कारण उन वाल्मीकि ने लिखा है।
पहला श्लोक ही यही है, और जिससे हम लोग आज बोलते हैं वियोगी हुआ होगा पहला कवि। तो वियोग से ही तो उन्होंने पहला कवि रामायण रचा था, उसको पहले पहला साहित्य अगर माना जाए तो वहां भी यही है, वियोग हुआ तो उन्होंने फिर कविता लिखी रामायण। उस कविता में यही दिखाया कि वो साथ कभी रह नहीं पा रहे हैं रामों से। इससे पूरा कहानी इस बात को बताने के लिए किया कि इस पृथ्वी पर जब भी मनुष्य प्रेम करेगा उन्हें सेपरेट होना पड़ेगा। ये वाल्मीकि की दृष्टि है, ये वेदव्यास की दृष्टि नहीं भी हो सकती है, दोस्तोवस्की की नहीं भी हो सकती है, चेखोव व निर्मल वर्मा की नहीं भी हो सकती। तो साहित्य में किस तरह से प्रेम को देखा गया है, हमने कुछ छटाएं हम लोग बात कर रहे हैं। कालिदास उसको ऐसे देख रहे हैं कि दुष्यंत भूल गए, अब वो अंगूठी फिर से पहनेंगे तो उनको याद आएगा, आखिर सेपरेट हुए शकुंतला से, नहीं हो रहे तो कहानी नहीं बन रही है। बिल्कुल। अच्छा ये और बताइए कि चूंकि बाद में मिल जा रहे हैं, दोनों मिल जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ को इसको कॉमेडी कहा गया कि सुखांत है, दुखांत नहीं है। ऐसे आप उसमें देखिए मध्यम व्यायोग, उसमें भीम तपस्या कर रहे हैं और उनको पता नहीं कि उस जंगल में हिडिंबा भी रहती है गुफा में। उनका बेटा रोज निकलता है अपनी माँ के लिए घटोत्कच आहार लाने के लिए, तो मनुष्य ही आहार बनेगा। तो एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण को देख के बोलता है तुम चलो आज मेरी माँ का आहार बनो। तो बोलता है व्यक्ति कि मेरे 3 जवान बेटे हैं, मुझे लेकर के तुम्हारी माँ संतुष्ट नहीं, मेरे किसी बेटे को या मैं घर में बता के आता हूँ फिर मुझे लेके चलो, शायद ऐसा है। तो जब बताता है तो तीनों लड़के बोलते हैं कि आप तो जाएंगे हम लोग जाएंगे। अब तीनों भाइयों में होता है कि मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। तो फिर लोग पूछते भी ये राक्षस कैसा होता है, तो घटोत्कच के बारे में बताते हैं। तो उसमें जो 3 बेटों में जो बीच वाला होता है मध्यम, ये जाके बताता है कि वो जाएगा तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ के पास। तो बाहर से देख रहा है कि वो निकल नहीं रहा है, तो बुलाने लगता है मध्यम मध्यम करके घटोत्कच। और उसी जंगल में भी तपस्या कर रहे होते हैं, तो मध्यम अपने भाइयों में वो भी है, उनको लग रहा है मुझे कौन पुकार रहा है, गलतफहमी में आ जाते हैं अपने बेटे के पास। तो बोलते तुम कौन हो, बोले तुमने मध्यम बोला तो मैं आ गया, मुझे ले चलो अपनी माँ के पास आहार के लिए। तो उसको लगा कि मैं तो इस मध्यम को बुला रहा हूँ, ये कहाँ से आ गए। उसको लेके जाता है, वहां जाता है तो हिडिंबा पहचान जाती है मेरे पति हैं, और अपने बेटे से कहती है कि अपने पिता के पैर छुओ। सुखांत हो जाता है, दुष्यंत शकुंतला में भी सुखांत हो जाता है। रामायण में सुखांत नहीं होता है। रामायण की कहानी शुरू होती है जब अयोध्या में आकर के राज दरबार में लव और कुश पूरी कहानी सुनाते हैं, वहां से पूरी कहानी हम लोग को मिलती है। अगर रामायण ठीक से पढ़ा जाए, लव और कुश राजा को जो बता रहे हैं वो वहां से शुरू होती है जब पहली बार राम और सीता मिले। वो आते हैं, उनके सामने करके दिखाते हैं, एक तरह से शर्मिंदा करना भी हुआ राम को के बेटे द्वारा। वहां से लेके पूरे सीता के वनवास तक की कहानी, मैंने राम जब अयोध्या में और सीता जंगल में है, जो लव कुश को बड़ा किए हैं, लव कुश आके जब बोलते हैं कहानी सुनाते हैं तो नैरेटिव यहाँ से बनता है, बहुत अच्छी। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि जैसे कि रामानंद सागर के रामायण में देखते हैं, पहली बार पार्क में एक दूसरे को देखा राम और सीता, फिर धनुष पकड़ तोड़ना हुआ। ये फर्स्ट नैरेटिव वहां से शुरुआत होती है जब लव कुश सुनाते हैं राम को कहानी। उनको नहीं पता कि इनके बेटे हैं राम के। कि तुलसीदास जी की तो भी रामायण में यहीं से शुरू हुआ है। नहीं, तुलसी हम्म। जी का रामचरितमानस ये, दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अगर रामायण भी पढ़नी चाहिए, रामचरितमानस भी पढ़ना चाहिए, और रामायण जितने अलग अलग भाषाओं में लिखा है सबको पढ़ना चाहिए। तमिल में जो लिखा गया है, बंगाली में लिखा है, सब में कहानी में थोड़ा थोड़ा फर्क है। बेस वाल्मीकि रामायण। तो हम लोग रामायण पर केंद्रित हो जा रहे हैं, हम लोग स्त्री पुरुष और प्रेम संबंधों पर बात कर रहे थे कि साहित्य में प्रेम को प्रथम महत्व दिया गया है, जैसा कि जीवन में भी है। लेकिन लोगों का अप्रोचेस कैसे कैसे हैं इस पर हम लोग बात कर चलते चलते आप केवल हमें ये बताइए कि अगले, क्योंकि इस कड़ी के लिए समय थोड़ा है, हमें ये बताइए कि जितने भी आपने एग्जाम्पल्स दिए, कौन सा एग्जाम्पल ऐसा है या कौन सी ऐसी कहानी है किसकी जो बहुत अपीलिंग लगी आपको। रहे। देखिए मुझे तो अपना जीवन जीवन की जो किताब है वो ज्यादा अपीलिंग लगी, कि वो सारी चीजें जो है हमारे थॉट में हमारे माइंड में ट्रांसलेट हो गया है ना, उसी के आधार पर कहेंगे। मुझे कोई कहानी पसंद होगी, आपको कोई कहानी पसंद होगी, है ना। तो बेटर है कि हम क्या अनुभव करते हैं, मेरी अनुभूति क्या है, और मैं कैसे प्रेम को देखने गया था। क्योंकि मेरे लिए
प्रेम कैसा घटता है वो इम्पोर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि हमेशा स्पिरिचुअल लेवल पे बात करें, बिल्कुल सामाजिक धरातल पर एक कोई किसी लड़के का जन्म होता है, बड़ा होता है, लड़की का जन्म होता है, बड़ी होती है, उनके बीच में जो प्रेम रहता है तो वो उनका जो अनुभव होगा वो सबसे भिन्न है ना। वरना हम लोग ऑस्कर वाइल्ड की कोई कहानी ले सकते हैं, या हम लोग वो हिंदी की कहानी ले सकते हैं। शायद हमने किसी एक अंक में बताया भी था कि एक लड़का इस लड़की को बहुत प्यार करता है, और वो लड़की उसको बोलती है कि तू मेरे लिए ऑरेंज ले आओ। ऐसे मौसम में जब ऑरेंज मिल ही नहीं सकता पूरी दुनिया में, तो बहुत मुश्किल से वो किसी भी तरह से लेके बहुत तकलीफ उठा के वो ऑरेंज लेके आता है। तो मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने कहा मुझे तो ऑरेंज पसंद भी नहीं है, मुझे तो एप्पल पसंद है। तो वहां भी यही चीज दिखाया गया है, स्त्री का प्रेम पुरुष के प्रति, पुरुष का प्रेम स्त्री के प्रति। ऑस्कर वाइल्ड में भी मैंने बुलबुल वाली कहानी बताई थी कि वो बोली थी कि मैं तुम्हारे साथ तब डांस करूंगी तुम्हारे लिए लाल गुलाब लेके आओगे। और वो लड़का बहुत दुखी हुआ, बहुत मुश्किल हुआ, सब जगह सफेद गुलाब था, लाल नहीं था। तो उसकी खिड़की के बगल में एक गुलाब का पौधा था और एक बुलबुल उसको सुनती थी। बुलबुल ने गुलाब से कहा कि तुम कल सुबह ही उसको या तो वो लड़की छोड़ दे कि या छूटी जाएगी, तुम लाल गुलाब का यदि कुछ करो व्यवस्था बताओ। तो वो सफेद गुलाब उसको बोलती है कि तुम मेरा जो कांटा है अपने हृदय में चुभोते जाओ, जितना खून गिरेगा उतना मैं लाल हो जाऊं, लेकिन ये सूर्योदय से पहले ही करना है। अब बुलबुल जो है वो उस कांटे में खूब में बिदती जाती है, खून निकलता जाता है और वो लाल होने लगता है सफेद गुलाब। आखिर में इतना ज्यादा हो जाने से उसका वश नहीं चलता। वो बोलता है कि और थोड़ा सा ही देर है, बस सूर्योदय होने ही वाला है, अभी मैं थोड़ा सा बाकी हूँ, थोड़ा और। अब करते करते वो तो पूरा गिर जाती है, गिर जाती है, मर जाती है और गुलाब पूरा लाल हो जाता है। वो लड़का खिड़की खोलता है, सुबह देखता है लाल गुलाब, वो लेके आया उस लड़की को बुला के देता है। ऑस्कर वाइल्ड की कहानी। तो प्राय प्रेम को यहाँ दुख के साथ जोड़ा गया है, जैसे आप प्रेम के साथ कुछ जोड़ रही थी, समर्पण आदि आदि। प्रेम के साथ दुख को जोड़ा गया है, जो वाल्मीकि से लेकर के और इस कहानी तक, ऑस्कर वाइल्ड की कहानी तक हम लोग को सब जगह मिलता है। प्रेम दुख, प्रेम सेपरेशन। तो ये अलग बात है कि एक अलग कहानी बन सकती है कि मैंने इस पर अलग से काम किया, सोचा है कि क्या किस तरह से प्रेम किया जाए सामान्य रूप से, सेपरेशन न हो, दुख न हो। वो एक अलग, इस पर मैंने एक कहानी लिखी और इसको प्ले भी किया, कहानी के रूप में भी लिखा, फिर फिल्म भी की। वो एक अलग चीज है। लेकिन विश्व साहित्य का आपने सवाल पूछा तो मैंने देखा पूरे विश्व भर में प्रेम और दुख को साथ साथ लेके चला गया। भारत में अंत में दोनों मिल जाते हैं। बॉबी में ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़ी रहता है। भारत के बाहर ऐसा नहीं होता है। जब सुख दिखाना होता है दोनों मिल जाते हैं, बीच में कोई विलेन आ जाता है, कोई सबका, गरीब लड़की अमीर लड़का, अमीर लड़की गरीब लड़का, ये सब होता है। अंत में मिल जाते हैं तो सुखांत हो जाता है, जहाँ नहीं मिलते तो दुखांत होता है। उसी में हम ट्रॉय हेलेना की भी कहानी देख सकते हैं ग्रीक माइथोलॉजी में, और शेक्सपियर तक आ सकते हैं, डेस्डिमोना और यहाँ तक कुछ यही है। बहुत बहुत मतलब प्रेम के ऐसे भाव आपने दिखाए कि जिसको सुन के मन जहाँ द्रवित भी हुआ, वहाँ एक अजीब सी अनुभूति हुई कि हाँ, इतने अद्भुत रूप भी हो सकते हैं, या स्त्री के बारे में इतने सारे विचार भी हो सकते हैं। कुछ विचार सकारात्मक भी हुए और कुछ जो नेगेटिव भी लगे मुझे, मतलब व्यक्तिगत तौर पे। खैर ये हर लेखक की स्वतंत्रता है कि वो अपने विचार रखे और सोचे, लेकिन जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं, प्रेम के बारे में, तो फिर आदमी प्रेम से अभिभूत हो जाता है। चाहे भले ही उसको दर्द मिले, सेपरेशन मिले, कुछ भी मिले। ये एक ऐसी अनुभूति है जीवन में, मानवीय मूल्यों में प्रेम एक ऐसी अनुभूति है जिससे कोई अछूता नहीं रहता है। तो आज के अंक में जो आपने बातें बताई, सचमुच बहुत रुचिकर थी और बहुत हृदय स्पर्शी थी। आज के लिए हम हृदय स्पर्शी ही कहेंगे कि जो कहानियां आपने सुनाई वो हृदय स्पर्शी थी। तो इन सारी बातों के लिए, सारी जानकारियों के लिए हमारे दर्शकों की तरफ से और मेरी ओर से डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, साधुवाद, शुभेच्छा। और दर्शकों, अगले अंक में हम फिर मिलते हैं।
एक नए विषय के साथ, अपने इन्हीं मेहमान के साथ। तो तैयार रहिएगा अगले अंक में हमसे मिलने के लिए। नमस्ते।